प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत मणि। आज मैं आप सबों को वर्ब के अध्ययन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। मैं आशा करता हूं यह सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इसमें वर्ब के बारे में जीरो से लेकर हायर लेवल तक की जानकारी दी गई है। यह स्टडी 7 वॉल्यूम्स में ए से जी तक दिया गया है। आप इसे क्रमशः देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यह चैनल आप सभी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के मूल्यवान और रचनात्मक कमेंट और सजेशन का सादर स्वागत करता रहेगा, ताकि आने वाला प्रत्येक अध्ययन गुणवत्तापूर्ण और त्रुटि मुक्त हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको ले चलते हैं अध्ययन की ओर। वर्ब मीन्स हुआ क्रिया और परिचय है। वर्ब को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले यह जान लें कि वर्ब क्या है, व्याकरण में इसकी क्या भूमिका और महत्व है। अब जैसे एक हिंदी का वाक्य दिया गया है, राम एक आम खाता है। इसे आप अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे? तो इसके लिए नियम दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट देंगे, तब वर्ब और ऑब्जेक्ट देंगे। तो सब्जेक्ट का अंग्रेजी राम तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट का भी ए मैंगो यह पता है। तो राम और ए मैंगो हम लोग सेट कर लेते हैं, लेकिन इसमें खाता है का अंग्रेजी क्या होगा, ईट, ईट्स या इज इट, यह हमें पता नहीं है। तो सोचते हैं कि यदि हमें वर्ब का अंग्रेजी हो जाए तो हमें यह अंग्रेजी वाक्य अनुवाद हो जाएगा। तो हमारी समस्या मुख्य रूप से वर्ब के अंदर मौजूद है। यद्यपि समस्या तो तीनों शब्द में है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में, परंतु अधिकांश प्रॉब्लम हमारी वर्ब में मौजूद है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ कि यदि यह खाता है कि अंग्रेजी यहाँ इट्स फाइनल हो जाए तो यह सेंटेंस फाइनल हो जाएगा। तो इस आधार से यदि वर्ब फाइनल हो जाएगा तो सेंटेंस फाइनल हो जाता है। यहाँ कहा जा सकता है नो वर्ब नो इंग्लिश। आगे आप देख सकते हैं बिना सब्जेक्ट या बिना ऑब्जेक्ट का वाक्य बन जाता है, परंतु बिना वर्ब का वाक्य नहीं बनता है। यहाँ तक कि सबसे छोटा वाक्य स्वयं वर्ब से निर्मित होता है। जैसे यहाँ आप देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैं लिखता हूँ, आई राइट, पत्र लिखो, राइट द लेटर, और लिखो, राइट। तो यह वाक्य सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की मदद से बने हैं, और आई राइट ये सब्जेक्ट वर्ब की मदद से, ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट नहीं है तो भी वो यह वाक्य बना हुआ है, और इसमें राइट में न सब्जेक्ट है न ऑब्जेक्ट है, सिर्फ अकेला राइट यहाँ सेंटेंस को निर्माण किए हुआ है। तो इस तरह से वर्ब जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, अकेले वर्ब वाक्य बना लेने में समर्थ है। तो वर्ब व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। यह व्याकरण का केंद्र है। बिना इसके सेंटेंस की रचना नहीं होती है, क्योंकि व्याकरण का अधिकांश भाग या चैप्टर्स वर्ब से ही निर्मित होता है। आप देख सकते हैं कि वर्ब से कितने सारे चैप्टर्सों का जन्म होता है। ये जितने सारे चैप्टर्स लिखे हुए मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जो ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग हैं, टेंस, वॉइस, सिंटेक्स, स्ट्रक्चर, इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, जिरंट पार्टिसिपल, मूड, वर्ब 3, फ्रेजल वर्ब, कॉजेटिव वर्ब या वर्ब टू भी। तो ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो 10 वर्ब से रिलेटेड होते हैं। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि वर्ब इज़ द सेंटर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यदि वर्ब के बारे में समुचित नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे तो फिर अंग्रेजी समझना कठिन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि वर्ब क्या होता है।
जैसे राम एक पत्र लिखता है, अंग्रेजी अनुवाद हुआ राम राइट्स ए लेटर, तो यहाँ लिखता है वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के बाद आया है, और यहाँ राइट्स वर्ब है जो सब्जेक्ट के बाद आया है। तो इस तरह से हिंदी में वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आता है और अंग्रेजी में सब्जेक्ट के बाद। फिर देखेंगे आगे कि वर्ब एक कार्यात्मक शब्द है जो कार्य संपादित करता है। जैसे राम राइट्स ए लेटर में राइट्स मीन्स हुआ लिखना, लिखना एक कार्य है, अतः यह एक कार्यात्मक शब्द है। इस शब्द में कार्य करने की क्षमता है, इसलिए राइट्स जो है वो वर्ब का शब्द है, और राम और ए लेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और यह कार्यात्मक शब्द नहीं है। तो इस तरह से राइट्स वर्ब है, और इस शब्द में लिखने के जो कार्य है, कार्य करने की क्षमता मौजूद है। पुनः फिर आगे देखेंगे, जिस शब्द में ना लगा हुआ हो साथ ही वह कार्यात्मक शब्द हो। जैसे कि खाना, पढ़ना, पटना, सोना, यहाँ 4 शब्द दिए हुए हैं। इन चारों शब्दों में ना लगा हुआ है, इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, लेकिन ये वर्ब के शब्द हैं क्योंकि इसमें ना भी है, और प्लस ये क्रियात्मक शब्द हैं क्योंकि यह एक कार्यात्मक शब्द हैं, इससे कार्य होने का बोध हो रहा है। लेकिन इन शब्दों में जैसे पटना, सोना, इन शब्दों में सिर्फ ना है और ये कार्यात्मक शब्द नहीं है, इससे किसी कार्य का बोध नहीं होता है, अतः ये वर्ब नहीं है। पुनः फिर हम लोग आगे देखेंगे, जिस शब्द के 5 फॉर्म्स बन सके, जैसे आई ईट ए मैंगो, यहाँ 3 शब्द हैं, आई ईट ए मैंगो। आई और ए मैंगो का 5 फॉर्म्स नहीं बन सकता है, लेकिन ईट का 5 फॉर्म बन जाएगा। तो इस आधार से हम देखेंगे ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। तो इस तरह से यह ईट जो है वर्ब का शब्द हुआ। और फिर आगे देखेंगे, जिस शब्द के 2 टेंस बन सके, जैसे ही इज़ गुड, राम ईट्स ए मैंगो। ही इज़ गुड में ही और गुड का प्रेजेंट पास्ट टेंस नहीं बनेगा, सिर्फ इज का बनेगा। और राम ईट्स ए मैंगो में इट्स, राम और ए मैंगो का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस नहीं बनेगा, सिर्फ इट्स का बनेगा। तो इस तरह से इज वर्ब है और इट्स से वर्ब है, क्योंकि इस दोनों का प्रेजेंट पास्ट ये दोनों बनता है। पुनः फिर आगे देखेंगे कि जिसके मूल शब्द में ना लग सके, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं इसमें मैं में ना लगा दें, पत्र में ना, तो ये कोई शब्द नहीं बनता है। लेकिन लिखता हूँ का मूल शब्द है लिख प्लस ना, तो इसमें ना लगा दें तो यह लिखना हो जाएगा, तो यह जो राइट है यह वर्ब है। तो इस आधार से हम यह पकड़ सकते हैं कि यह जो है वो वर्ब का शब्द है। वर्ब की परिभाषा को देखेंगे, जिस शब्द से किसी कार्य के प्रति कुछ होने या करने का बोध हो। इस आधार से हम यह कह सकते हैं, ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब वह शब्द है विच हैज़, जिसके पास होता है एक कैपेसिटी, एक क्षमता टू डू, करने की, यानी वर्क, किसी कार्य को। जैसे कि राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है, तो ईट्स जो है इस शब्द में कार्य को करने की क्षमता है, एक्शन है, और यह जो ईट्स है टाइम ऑफ वर्क, कार्य के समय को भी दिखा रहा है। तो इस आधार से ईट्स जो है वो वर्ब का शब्द है। फिर दूसरा देखेंगे, विच शोज द स्टेट ऑफ बीइंग, जो दिखाता है जीवन प्राणी या अस्तित्व की क्या दशा है, क्या स्थिति है। जैसे मोहन इज इल, राधा वाज पुअर, शी विल बी इल। मोहन बीमार है, राधा गरीब थी। तो इन वाक्यों में इज और वाज जो है सब्जेक्ट की स्थिति को, उसकी दशा को दिखा रहा है। तो ये इज, वाज, विल इत्यादि ये सब सारे वर्ब के शब्द हैं। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहे हैं। आगे देखेंगे कि फाइनली है इट शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब के वो शब्द वे होते हैं जो एक्शन को दिखाते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग इनको अस्तित्व की दशा क्या है, स्थिति क्या है, उसको दर्शाते हैं। तो वर्ब वाक्य का महत्वपूर्ण भाग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अंग्रेजी में किसी सेंटेंस की जो रचना होती है एस प्लस भी प्लस ओ से, और फिर आप पहले इसे देखिए, आई गो होम
मैं घर जाता हूँ, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। आई कैन सिंग द सॉन्ग, मैं एक गीत गा सकता हूँ। द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया है, पत्र लिखा गया। तो इन वाक्यों में आई गो होम और ही इज़ राइटिंग लेटर ये टेंस से संबंधित है। आई कैन सिंग द सॉन्ग मॉडल वर्ब से संबंधित है। द लेटर वाज रिटन, पत्र लिखा गया, ये वॉइस से संबंधित हैं। तो ये जो सेंटेंस का मूल अस्तित्व होता है वो टेंस होता है, मॉडल वर्ब, वॉइस, मूड, तो ये सब इसके मूल अस्तित्व होते हैं। वर्ब को जानना जरूरी है। आगे आप देख सकते हैं, यद्यपि वर्ब के कई अन्य फंक्शंस हैं, वाक्य में उसका आना ऐच्छिक है, उसके लॉस्ट करने से सेंटेंस नहीं मिटता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय, तो यहाँ पर एम गोइंग टू बाय ये सारे वर्ब हैं, लेकिन एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग फुल वर्ब है और टू बाय इन्फिनिटिव वर्ब है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय, मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तो इस वाक्य में यदि टू बाय नहीं भी आएंगे तो भी सेंटेंस नहीं मिटेगा, सेंटेंस बन करके ये तैयार हो जाता है। राम साव, राम ने देखा एन एंट, एक चींटी को फॉल गिरते हुए। इन वाक्यों में अगर हम फॉल बेयर इन्फिनिटिव को हटा भी देंगे तो भी हमारा सेंटेंस बना रहेगा। तो कहने का ये मतलब है कि एम गोइंग और सौ का आना अनिवार्य है, और टू बाय और ये जो फॉल है तो ये ऑप्शनल है, आ भी सकते हैं, नहीं भी, ज़रूरत पड़ेगी तो आएगी, नहीं तो इसके निकलने से सेंटेंस नहीं मिटता है। यही लिखा हुआ है कि वर्ब के तो बहुत फंक्शन है, लेकिन इस तरफ के वर्ब का आना ज़रूरी है और इस तरफ के वर्ब का आना, इसके लॉस्ट करने से सेंटेंस नहीं मिटता है। लेकिन अगर ये लॉस्ट करेगा एम गोइंग सौ, अगर ये निकलेगा तो सेंटेंस मिट जाएगा। तो इससे वर्ब के महत्व के बारे में पता चल रहा है। आगे आपको वर्ब का पहचान दिया गया है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब फुल वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग और फुल वर्ब। जैसे अंग्रेजी के वाक्य में यदि एक वर्ब देखेंगे, अगर एक वर्ब होगा तो वो फुल वर्ब होगा। जैसे आई राइट ए लेटर में राइट एक ही वर्ब है तो ये फुल वर्ब है। और यदि वाक्य में दो वर्ब होंगे तो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा फुल वर्ब हो। जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर में इज़ हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग फुल वर्ब है। यहाँ हम फुल वर्ब के कार्य को देखेंगे। फुल वर्ब क्या होता है? यह कार्यात्मक शब्द होता है जो किसी कार्य को पूरा करता है। जैसे राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, तो राइट्स लिखने के कार्य को पूरा करता है, यह कार्यात्मक शब्द है। लिखना एक कार्य है तो ये फुल वर्ब है, तो यह कार्यात्मक शब्द है जो किसी कार्य को पूरा करता है। अब आगे हम हेल्पिंग वर्ब के कार्यों को, हेल्पिंग वर्ब जो एक्सुलरी वर्ब्स हैं उनके कार्य हैं, इसका उपयोग या प्रयोग टेंस वॉइस बनाने में या मुख्य क्रिया को सहायता पहुंचाता है। जैसे ईट एक फिनिट वर्ब है तो आई ईट ए मैंगो, यहाँ ईट अकेले वाक्य बना लेने में समर्थ है, लेकिन आई अगर इसको डैश मान लिया जाए अभी, आई डैश ईटिंग ए मैंगो, ईटिंग फिनिट फुल वर्ब है, यहाँ ये फुल वर्ब वाक्य बना लेने में समर्थ है, लेकिन यहाँ यह ईटिंग फुल वर्ब होते हुए भी वाक्य बना लेने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह इस एम वर्ब से हेल्प लेता है। तो एम आकर के ईटिंग को हेल्प करता है, इसलिए एम जो है वो सहायता देने के कारण सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो इस तरह से आई एम ईटिंग ए मैंगो बराबर एक टेंस बन जाता है, आई ईट ए मैंगो। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है एम ईटिंग को हेल्प दे करके टेंस का रचना किया है। इसी तरह से द लेटर हैज़ बीन रिटेन बाय मी, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया है, यह एक वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ हैज़ बीन ये सब आकर के रिटेन को हेल्प किया है। तो ये रहा स्टडी ऑफ वर्ब का वॉल्यूम 1 पार्ट्स। अब हम लोग वॉल्यूम बी में आगे वर्ब के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे।